बायोलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है सेल या कोशिका। तो सबसे पहले सेल या कोशिका क्या है इसको समझने के लिए मैं एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल आपको बताऊंगी। हम रहते हैं कहाँ? घर में रहते हैं, मकान में रहते हैं। तो घर या मकान किससे मिलके बनता है? ईंट से मिलके बनता है। तो जो एक ईंट हुई समझिए, है ना, एक ईंट हुई और कई सारी ईंट जब मिलती हैं और सीमेंट रेत वगैरह हम लगाते हैं तो क्या बन जाता है? एक दीवार बन जाती है, फिर घर मकान बनता है। तो जैसे कोई भी घर या मकान की जो ईंट होती है, एक ईंट क्या होती है? एक इकाई है। उसी तरह जितने भी जीव हैं हमारे इस संसार में, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो विशालकाय जीव हो, तो इन जीवों की जो एक इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। और कोशिका को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल। तो जो कोशिका है या सेल है ये क्या है? सभी जीवों की, सभी जीव मतलब ऐसे जीव जिनको हम देख भी नहीं सकते, या ऐसे जीव जो हम जंतु देखते हैं, पौधे देखते हैं, सभी जीवों की जो एक इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है, तो अब हम आगे समझेंगे कि कोशिका क्या है और कितने प्रकार की होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, कोशिका में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, सभी चीजें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम समझ चुके कि कोशिका क्या है। कोशिका एक इकाई है। और कैसी इकाई है? सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक और आधारात्मक इकाई क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि सभी जीवों की जो एक आकार प्रदान होता है, निश्चित आकार कोशिका के द्वारा प्रदान होता है। क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया है इसको? सभी जीवों की जो क्रियाएं होती हैं वो किसमें संपन्न होती हैं? कोशिका में संपन्न होती हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार। तो जो कोशिका होती है, कोशिका मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और जो यूकेरियोटिक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम है, इनका कोई कन्वर्सेशन नहीं होता है अलग से। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो जो एक कोश के जीव होते हैं, एक कोश के जीव मतलब जैसे मैंने आपको घर या मकान का एग्जांपल दिया था कि एक ईंट है और कई सारी ईंट मिलके क्या बन गई? घर बन गया। तो यहाँ पर जो सिर्फ एक ईंट है, समझ लीजिए कि एक कोश की जो जीव होंगे तो सिर्फ उनकी एक कोशिका ही क्या होगी? पूरा शरीर होगा। एक कोशिका के अलावा अन्य कोशिकाएं इनमें नहीं होंगी। तो जो एक कोश के जीव होंगे, एक कोशिकी जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पाई जाने वाली कोशिका होगी वो क्या कहलाएगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाएगी। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोश के जीवों में पाई जाने वाली कोशिका हो गई। अब एक कोश के जीवों के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और भी इसके अलावा कई एग्जाम्पल हैं जो एक कोश के जीवों में आएंगे। मतलब जो सिर्फ एक कोशिका है वही क्या है? पूरा का पूरा जीव है। उसके अलावा एक कोशिका के अलावा अन्य कोई कोशिका नहीं होगी। अब इसके बाद आता है यूकेरियोटिक कोशिका। तो यूकेरियोटिक कोशिका क्या होगी? वह कोशिका जो बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाएगी। बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली जो कोशिका होगी वो क्या होगी? यूकेरियोटिक कोशिका होगी। अब बहुकोशिकीय जीव क्या होंगे? जैसे हम हैं, मनुष्य, चींटी है,
इतने सारे जो हम पेड़ पौधे देखते हैं तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आ जाएंगे। और बहुकोशिकीय जीवों में जो पाई जाने वाली कोशिका है वो क्या होगी, यूकेरियोटिक कोशिका होगी। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोई अदर टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिका है, यूकेरियोटिक कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिका में एक पहला जो प्रकार है, पहला प्रकार क्या हो जाएगा, पादप कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में कह देंगे प्लांट सेल। और जो दूसरा इसका टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जंतु कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में कह देंगे एनिमल सेल। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में डिफरेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेंगे, इनके कुछ स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके बाद फिर हम ये प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक को हम इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित न्यूक्लियस नहीं होता है। पूर्ण विकसित न्यूक्लियस नहीं होने का मतलब क्या है कि पहले यूकेरियोटिक का आप देखिए तो आपको इसका समझ में आ जाएगा। जो यूकेरियोटिक मान लीजिए ये कोशिका है, तो इसमें क्या होता है, पूरा विकसित केंद्रक होता है। ठीक है ना, विकसित केंद्रक मतलब इसमें जो ये केंद्रक है इसके चारों ओर ये क्या पाई जाएगी, एक झिल्ली पाई जाएगी, जिससे पूरे केंद्रक के जो अवयव हैं वो उसके अंदर रहेंगे। ठीक है ना, और ये एक निश्चित भाग हो गया। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है ना, तो अमीबा में या अन्य जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें क्या होगा, एक मिनट, हम अमीबा का एग्जांपल नहीं लेते हैं, यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया का। ठीक है, कोई बैक्टीरिया है तो इसमें जो ये केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा, ये क्या होगा, इस तरह से नहीं पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, ये पूरे कोशिका द्रव्य में ऐसे स्वतंत्र रहेगा, किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं रहेगा। इसी कारण इसको क्या कहा गया है, सुविकसित केंद्रक नहीं कहा गया है। और जो यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला केंद्रक होगा वो क्या कहलाएगा, सुविकसित केंद्रक कहलाएगा, जो कि झिल्ली से घिरा हुआ होगा। तो पहला तो डिफरेंस ये हुआ। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में दूसरा डिफरेंस क्या हुआ कि जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी कॉय हो गया, और भी इसी तरह के अन्य जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग को इंग्लिश में कहेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिका रहेगी, यूकेरियोटिक कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी पाई जाएगी, और अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे वो पाई जाएगी। तो ये सब चीजें जो कोशिकांग है वो यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे। तो मेन डिफरेंस ये हुआ प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में। अब हम देख लेते हैं क्या, सबसे पहले कोई भी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम, तो हम बता देते हैं किसका, बैक्टीरिया का बता देते हैं। ठीक है, तो टस्टर तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम किसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जीवाणु। जीवाणु जो है ये एक कोशिकीय जीव है और इसकी कोशिका को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जीवाणु को इंग्लिश में हम कहेंगे बैक्टीरिया। जो हम दही खाते हैं, है ना, और भी जो कई चीजें खाते हैं उनमें क्या होता है, बैक्टीरिया, जीवाणु होता है। तो बैक्टीरिया का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले तो ये क्या होगा, इसमें जो इसका बाह्य आवरण रहेगा,
बाह्य आवरण में इसमें क्या रहती है, 3 चीजें रहती हैं। सबसे पहले ये होगी क्या, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी हम कह सकते हैं इसको। प्लाज्मा झिल्ली को इंग्लिश में हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहेगी ये सबसे अंदर का एक आवरण रहेगा, जहां पे कोई भी द्रव पदार्थ, जिसको हम कोशिका द्रव्य कह सकते हैं, वो भरा हुआ होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगी, फिर एक और आवरण होगा, थोड़ा सा दृढ़ भित्ति होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे। कोशिका भित्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। कहीं कहीं आपको प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली को सेल वॉल दिखेगा तो वो नहीं होता है, कोशिका भित्ति को कहेंगे हम सेल वॉल, और कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहेंगे हम, मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके बाद जीवाणुओं में इस कोशिका भित्ति के बाहर भी एक और आवरण होता है, जो कि क्या होता है, जेली के समान होता है। जेली मतलब ना तो एकदम ठोस रहेगा और ना ही एकदम लिक्विड रहेगा, लचीला टाइप का रहेगा, वो कहलाता है कैप्सूल। ये कहलाएगा कैप्सूल, और कैप्सूल इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड है यही। अब आते हैं हम इसके अंदर के भाग में। तो जीवाणुओं के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम देख लें क्या, केंद्रक के बारे में। तो जैसे यहाँ पर हम बहुकोशिकीय जीवों में केंद्रक को क्या कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में हम इस न्यूक्लियस को क्या कह देंगे, न्यूक्लियोइड कह देंगे, जो कि डीएनए का क्या होता है, ऐसे रेशे के समान पूरा पार्ट होता है, और कोशिका द्रव्य में ये फैला हुआ होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। इसके बाद ये जो तरल पदार्थ होगा, मतलब लिक्विड होगा, तो ये कहलाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को हम इंग्लिश में कहेंगे साइटोप्लाज्म। फिर इस कोशिका द्रव्य में क्या हो सकता है, कुछ जैसे कण हो सकते हैं। कौन से कण हो सकते हैं, कुछ खनिज पदार्थों के क्या हो सकते हैं, इसमें कण हो सकते हैं। इसके अलावा जो जीवाणु कोशिका होती है, इसमें एक गोलाकार संरचनाएं भी होती हैं। इस तरह से इन गोलाकार संरचनाओं को क्या कहते हैं, हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये भी क्या है, एक तरह से जैसे ये डीएनए का पार्ट ही कहलाएगा ये भी, ठीक है, गोलाकार संरचनाएं। तो इनको हम कहेंगे क्या, प्लाज्मिड। तो ये हुई एक कोश की जीव जीवाणु की कोशिका की संरचना, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद हम आते हैं बहुकोशिकीय जीवों की जो कोशिका है, यूकेरियोटिक कोशिका, जिसके 2 पार्ट हैं, पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल, और जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल। तो इसमें भी क्या है, कई डिफरेंस हैं, तो वो हम दोनों के स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले पादप कोशिका या प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ये सबसे पहले क्या बन गया, दोनों कोशिकाओं का बाहरी आवरण बन गया। डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पादप कोशिका में आप देख रहे हो, बाहरी आवरण क्या है, थोड़ा सा हमें मोटी संरचना दिखाई दे रही है। लेकिन जो जंतु कोशिका है, इसमें हमको केवल एक आवरण की संरचना दिखाई दे रही है। तो इसमें डिफरेंस देखेंगे हम। पादप कोशिका में जो ये अंदर का आवरण है, ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। और जंतु कोशिका में यही जो आवरण है वह क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहलाएगा। इसके बाद जो ये आपको कोशिका झिल्ली के बाहर थोड़ा मोटा सा आवरण दिख रहा है, ऐसे पूरा, ये क्या कहलाएगा, कोशिका भित्ति, सेल वॉल।
जो जंतु कोशिका है एनिमल सेल, इसमें ये जो कोशिका दिखती है ये अनुपस्थित होगी, नहीं पाई जाएगी। इसके बाद जो दोनों में जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ये कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर का पूरा जो भाग है, चाहे वो कोशिकांग हो या तरल पदार्थ हो, सबको मिला के क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है, दोनों में, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का पूरा जो भाग है, चाहे वो लिक्विड हो या कोई अंग हो, सभी को मिला के कहा जाएगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद अब क्या होगा? जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका मतलब एक खाली स्थान वाला स्थान है, ठीक है। तो वो रिक्तिका जो होती है पादप कोशिका में, एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, एक पाई जाएगी लेकिन बड़ी पाई जाएगी। और जंतु कोशिका में क्या होगा? जंतु कोशिका में छोटी छोटी साइज की रिक्तिकाएं पाई जाएंगी, लेकिन ये अधिक संख्या में पाई जाएंगी। ये इसके बाद आता है अब क्या? केंद्रक। तो जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में केंद्रक उपस्थित होगा, जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होगा। ये है केंद्रक, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस इंग्लिश में। इसके बाद पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में क्या पाए जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है अंडाकार संरचना होगी, और इसकी यदि हम विस्तृत संरचना देखें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो कुछ इस तरह दिखाई देगी। ये ऐसे उंगली के समान इसमें क्या होती है? संरचनाएं होती है, जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। तो ये दोनों में उपस्थित होंगी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनाएं। पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। इसके बाद जो पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर पतली पतली नली के समान संरचना पाई जाती है। ऐसे इसके चारों ओर पाई जाएगी ये संरचना। ऐसे ही जंतु कोशिका एनिमल सेल में भी होगा। इन नली के समान संरचना को कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम ER भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसमें क्या होता है? राइबोसोम चिपके होते हैं कुछ में। तो जिन नलिकाओं में राइबोसोम चिपके होंगे इस तरीके से, जैसे ही मान लीजिए ये एक अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इसमें यदि जिन में ऐसे राइबोसोम के कण चिपके हुए होंगे तो उसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें नहीं चिपके हुए होंगे वो कहलाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद जो पादप कोशिका होगी, पादप कोशिका मतलब जो पौधों में पाई जा रही है, तो हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, फोटोसिंथेसिस से। और जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किसमें होती है? हरित लवक में होती है। लेकिन जो जानवर होते हैं या हम मनुष्य हैं, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते कि हमें हरित लवक पाया जाए, कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम गए हैं
तो बस हमारा पेट भर गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जो पौधे होंगे, पौधों की पादप कोशिका में क्या पाया जाएगा? हरित लवक पाया जाएगा। हरित लवक भी क्या होता है? गोलाकार संरचनाएं होती हैं। और इसके अंदर भी सिक्के की यदि हम एक के ऊपर एक क्या रख दें, गड्डी रख दें, उसके समान संरचना पाई जाती है इसमें। तो ये हरित लवक जो है ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। हरित लवक को हम इंग्लिश में कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो ये है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के स्ट्रक्चर, जिसमें आपको दोनों के स्ट्रक्चर भी तैयार हुए हैं और साथ साथ दोनों में क्या अंतर है ये भी तैयार हुआ है। तो ये था पूरा कोशिका के बारे में आज का लेक्चर। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।